तो शुरू करते हैं क्लास। और आज हमारा सिर्फ एक ही जनरली हेडिंग, मतलब मेन हेडिंग तो एक ही है, हालांकि लास्ट वाली हेडिंग तो पूरी तरह से रिलेटेड है, जिसमें हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को पढ़ेंगे। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसकी खास बात यह है कि ये बाकी चारों चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी। जैसे अभी इसमें आ रही है वैसे ही सभी में आएगी, ठीक है। तो उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मतलब आपको बताया जाएगा वो चारों चैप्टर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आएगी, तो उसी हिसाब से सबको आप कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता देता हूँ, 1 मिनट जैसा वेट करिए। ओके, तो बुक आपको अभी विजिबल है, आवाज़ क्लियर है? यस सर। ठीक है। यस तो सर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पढ़ना है। और इलेक्ट्रोफिलिक से इससे पहले हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा था, जिसके बारे में बहुत सारी बातें हुई थी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द केस ऑफ हेलोरीन्स, हेलोरीन्स के केस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो हम ये कहते हैं कि ज़्यादा प्रिफर्ड नहीं होती है। और उसकी वजह भी मैंने कुछ बताई थी आपको। किसी को याद है कि ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द केस ऑफ हेलोरीन्स ज़्यादा फिजिबल नहीं होती है? दर्शित, बेटा आप बताओ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? दर्शित? यस सर। हाँ, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सी होती है? जब किसी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, हम्म। फिर उस पे जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो उससे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ये कोई ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सिंपल सा मतलब है कि आप एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हो जिसमें न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। सिंपली अगर सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए तो मैंने ये क्वेश्चन पूछा कि इन द केस ऑफ हेलोरीन्स, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा है, इससे पहले वाले लेक्चर में ये था कि हेलोरीन्स के केस में दे आर लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिसके पीछे आपने 4 रीजन्स देखे थे अपनी बुक में। एनीवन? सर उसमें शायद रेजोनेंस इफेक्ट कुछ था। हाँ ठीक है, रेजोनेंस था, गुड। पहला है रेजोनेंस है, उससे क्या हो जाएगा? रेजोनेंस से, रेजोनेंस की वजह से क्या होगा? सर शिफ्टिंग हो जाएगी ना। नहीं, डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो जाएगा, हाँ यस, वो ठीक है। स्ट्रांग हो जाएगा। और इसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रांग होगा। दूसरा क्या था? दूसरी क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वेरी गुड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसकी वजह से बॉन्ड लेंथ घटेगी, और बॉन्ड लेंथ घटेगी मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, ठीक है। बढ़ेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे बढ़ी घटी? क्योंकि हेलोरीन्स में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और हेलो एल्केन में sp3 है। तो sp2 में s कैरेक्टर ज़्यादा है, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तीसरी वजह क्या थी? थर्ड रीजन क्या था? थर्ड रीजन किसी को याद है? इनस्टेबिलिटी ऑफ फेनिल कैटायन। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने उस लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए तो लीस्ट रिएक्टिव ये होते हैं, पर दे आर वेरी मच रिएक्टिव टूवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज बेंजीन रिंग के पास क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से इसकी तरफ जो इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे वो ईजिली अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल्स आर द केमिकल स्पीसीज विच आर इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग वो होंगे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। ये सब बहुत एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं, इनको आपको पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो होगा वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के क्लाउड्स हैं एबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, और इसी वजह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेसिकली हम 5 पढ़ते थे, हम क्लास 11 में भी पढ़े थे, अभी भी पढ़ेंगे, इन चारों चैप्टर में पढ़ेंगे। हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट की 2 रिएक्शन होती है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। अब बात आती है हेलोजेंस की, कि जब हम इन रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो इन रिएक्शंस में एक, जैसे ये मान लेते हैं ये एक हमारा हेलो, अभी इसको आप रेजोनेंस पे मत जाओ, अभी सीधे स्ट्रक्चर देखो। तो हेलो एरीन्स में क्या हो रहा है कि एक यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, और हेलोजन जो हमारा है ये लोन पेयर रख रहा है, ठीक है। लोन पेयर रखने के साथ साथ इसकी एक और ख़ास बात है, ये -I कैरेक्टर भी तो रख रहा है, -I इफेक्ट भी तो रख रहा है। -I इफेक्ट जानते हैं?
कि वो भी बताना पड़ेगा क्या होता है माइनस आई इफेक्ट? क्लास 11th में ये भी था। चलो छोड़, लीव इट, मैं ज़्यादा पूछूंगा मुझे गुस्सा आएगी। तो ये माइनस आई इफेक्ट भी रखता है। तो होता क्या है कि एक तो माइनस आई इफेक्ट रखता है ये हेलोजन, दूसरा एक और इफेक्ट रखता है, इसको कहते हैं प्लस आर इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों इफेक्ट ये पर्टिकुलर हेलोजन रख रहा है। प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग को देने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, इस तरीके से। अब मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि मेरी आदत लेफ्ट से, इसलिए मैं लेफ्ट से बना रहा हूँ। यहाँ पे डबल बॉन्ड क्योंकि राइट साइड में बनाया तो ये राइट से चल रहे हैं, तो देयर इज़ नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये लोन पेयर रिंग पे आएंगे, और रिंग पे आने का मतलब है ऑर्थो पे और पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये बढ़ाएंगे। एट अ टाइम एक ही जगह पे होगा, मैंने तीनों जगह बना दिया, मतलब तीनों जगह नहीं होगा। जैसे यहाँ पे देखो, सेकंड स्ट्रक्चर, थर्ड स्ट्रक्चर, फोर्थ स्ट्रक्चर, ये अलग अलग एट ए टाइम सिर्फ एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और ये ऑर्थो की पोजीशन है, ये पैरा की पोजीशन है, और ये ऑर्थो की पोजीशन है। ठीक है, तो आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? इलेक्ट्रॉन की माइनस साइन का मतलब लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ग्रेटर है। तो प्लस आर इफेक्ट क्या कर रहा है? बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट ये रिंग जो है वो एक्टिवेट हो जा रही है। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप जो प्लस आर इफेक्ट रखते हैं ये एक्टिवेटिंग ग्रुप कहलाते हैं, ये हमने क्लास 11th में पढ़ा था। और इन द केस ऑफ प्लस आर इफेक्ट ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी कहलाते हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा उसको डायरेक्ट करेंगे ऑन विच पोजीशन, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे ज़्यादा है। ठीक है, तो वेन एवर यू आर परफॉर्मिंग दीज काइंड ऑफ द रिएक्शन, ये जो पांचों हमने पढ़ी, हेलोजनेशन, अभी आएगी भी आगे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट की दो रिएक्शन, इन पांचों रिएक्शंस में जो ग्रुप्स लगेंगे वो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे लगेंगे, क्योंकि ये पांचों रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये तो प्लस आर इफेक्ट ने डिफाइन किया कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और अल्टीमेटली ऑर्थो पैरा पोजिशन पे जाके ये ग्रुप्स लग जाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये इसके साथ साथ माइनस आई इफेक्ट भी रख रहा है। और माइनस आई इफेक्ट क्यों रख रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन, और अगर हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो माइनस आई का मतलब कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है ये। ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा, जो बॉन्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी रखता है। तो इसका मतलब इट हैज़ सम टेंडेंसी टू विड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द बेंजीन रिंग। अगर ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है, इट मीन्स कि it is somewhat deactivating the particular benzene ring जिसके ऊपर ये अटैच्ड है। क्योंकि बेंजीन रिंग का एक्टिवेशन किस पे डिपेंड कर रहा है? इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल ऑन द रिंग। मतलब जो इस पूरे के पूरे इस बेंजीन के स्ट्रक्चर में जो आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स दिख रहे हैं, उसी की वजह से ये इलेक्ट्रोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन तो परफॉर्म कर रहा है। लेकिन माइनस आई इफेक्ट क्या कर रहा है? उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर रहा है। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई मतलब अब ये रिंग को थोड़ा सा डीएक्टिवेट कर रहा है। एक तरफ हमने ये कहा कि प्लस आर इफेक्ट की वजह से ये एक्टिवेट हुई है रिंग, और दूसरी तरफ हम ये भी कह रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट भी रख रहा है हेलोजन, जिसकी वजह से रिंग को डीएक्टिवेट भी करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इन द केस ऑफ हेलोइरिंग्स, दे अकर स्लोली एंड रिक्वायर मोर ड्रास्टिक कंडीशन एज कंपेयर टू दोज इन बेंजीन। अगर सिर्फ बेंजीन होती तो उस केस में अगर आप रिएक्शन को कंपेयर करेंगे हेलोइरिंग्स के साथ, तो इस केस में हेलोइरिंग्स के केस में इसमें थोड़ी सी ज़्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, क्योंकि प्लस आर इफेक्ट ने तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया, पर एट द सेम टाइम माइनस आई इफेक्ट भी तो एप्लीकेबल होगा। तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेगा ऊपर की तरफ, तो अल्टीमेटली ये डीएक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से रिंग डीएक्टिवेट हो रही है। तो जितनी रिएक्टिविटी बेंजीन में थी उससे थोड़ी सी रिएक्टिविटी थोड़ी सी लो रिएक्टिविटी ये शो करेगा। ठीक है, ये हो गया हेलोइरिंग्स की बात। अब इनकी वन बाय वन रिएक्शंस देखते हैं। जैसे पहली रिएक्शन हमारी हेलोजनेशन है, तो हेलोजनेशन में हम क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन जनरली हम करते हैं। तो अगर क्लोरीनेशन करना हुआ तो Cl2 के साथ आप रिएक्शन करोगे इन प्रेजेंस ऑफ दिस इज द लुईस एसिड। ये सब हमने क्लास 11th में डिटेल में पढ़ा हुआ है कि क्लास 11th के अगर आपको लेक्चर याद हो तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर में हमने ये सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं और बहुत डिटेल में पढ़ी हुई हैं, और यहाँ तक कि उसकी मैकेनिज़्म भी थी वहाँ पर। ठीक है, कि हम किस तरह से हम रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट कैसे होता है। तो मैंने वहाँ समझाया था आपको कि अगर ये क्लोरीन है तो वैसे तो ये बॉन्ड कैटायन और एनायन के फॉर्म में टूट ही नहीं सकता है, ये Cl2 मॉलिक्यूल। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि एक लुईस एसिड है, लुईस एसिड की कंडीशन क्या होती है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके पास, तो हर क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर को ये अट्रैक्ट कर लेगा और यहाँ से इसको Cl- के फॉर्म में लेके चला जाएगा। तो Cl- के फॉर्म में जब ये चला जाएगा तो Cl4- बनाएगा और साथ में क्या रिलीज़ करेगा ये Cl+,
जो कि इलेक्ट्रोफाइल बनता है और यही इलेक्ट्रोफाइल इस रिंग के ऊपर अटैक करता है। तो ये क्लास 11 का टॉपिक है, अगर आपको नहीं आता है तो अगर क्लास 11 की बुक हाइड्रोकार्बन चैप्टर लास्ट की जो 3-4 पेजेस हैं उनको देखोगे, वहाँ पे आपको मैकेनिज्म सारी रिएक्शंस की मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्लोरीनेशन करेंगे तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे और पैरा इसका मेजर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो दिस इज द क्लोरीनेशन। सिमिलरली अगर ब्रोमिनेशन कराना होगा तो आप Br2 के साथ रिएक्शन करोगे और वहाँ पे हम FeBr3 लगा देंगे। ठीक है, वो हमारा लुईस एसिड बन जाएगा इन दैट सिचुएशन ब्रोमिनेशन के केस में। देन नेक्स्ट है हमारा नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में हम नाइट्रेटिक मिक्सचर डालते हैं। नाइट्रेटिक मिक्सचर क्या होता है? कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में कंसनट्रेट नाइट्रिक एसिड, दिस इज द नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो NO2+ को रिलीज करता है। और NO2+ भी हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल भी शायद आपको पता होगा, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास कम है, इसीलिए ये न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। तो ये भी ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट दे रहा है और पैरा इसमें मेजर होगा। द नेक्स्ट वन इज सल्फोनेशन, जिसमें आप कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हो। तो उस केस में क्या होगा कि जैसे अगर H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो ये इसका स्ट्रक्चर होता है डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ से एक बॉन्ड टूट जाता है तो ये यहाँ पर माइनस बन के निकलेगा पोर्शन और ये प्लस बन के निकलेगा। तो ये जो ग्रुप है ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और फिर ये इसलिए S के थ्रू अटैक करता है ऑर्थो पे एंड पैरा पोजीशन पे, तो SO3H ग्रुप लग जाता है। ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप लग जाएगा और इसका नाम हो जाएगा 2-क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये भी ऑर्थो प्रोडक्ट हुआ एंड दिस इज पैरा प्रोडक्ट एंड पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये हो गए हमारे 3 रिएक्शंस। अब नेक्स्ट है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन पे ये आ गई नेक्स्ट रिएक्शन। तो इस फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन में मैंने आपको बताया था 2 रिएक्शंस होती हैं। एक एल्काइलेशन है, तो दिस इज एल्काइलेशन, जिसमें आप एल्किल ग्रुप से सब्स्टिट्यूशन करते हो एल्काइलेशन है, और जिसमें आप एसाइल ग्रुप से करते हो एसाइलेशन है। एसाइल का एल्किल का मतलब R और एसाइल का मतलब RC⋯O', यानी यहाँ R के थ्रू जुड़ेगा तो एल्काइलेशन कहलाएगा क्योंकि एल्किल ग्रुप है, और अगर ऐसे इस ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो ये एसाइल ग्रुप है। ठीक है, दिस इज एसाइल ग्रुप। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, नो सर। तो इस तरीके से अगर आप एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एनी लुईस एसिड, तो लुईस एसिड क्यों लगाते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि लुईस एसिड का काम है कि इलेक्ट्रोफाइल को वो जनरेट करता है लुईस। तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन बता ही देते हैं। एल्काइलेशन समझ में आया, जिसमें एल्किल हैलाइड के साथ आप रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एनी एनहाइड्रस AlCl3 जो कि लुईस एसिड है, और दूसरा है एसाइलेशन जिसमें आप एसिल हैलाइड, दिस इज एसिल हैलाइड। ठीक है, एसिल या एसिड को हम एसिड हैलाइड भी बोलते हैं, एसिड हैलाइड भी कहलाता है ये, और इसको हम एसिल हैलाइड भी बोलते हैं। तो जब आप इसको भी लुईस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हो तो उस केस में दोनों ही केसेस में एक ही तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है इस जगह से। ठीक है, यहाँ पर भी इस जगह से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये एग्जैक्टली हमेशा ध्यान रखो, ये माइनस प्लस में कभी नहीं टूटता है। इट इज़ ओनली अवर, कह सकते हो कि फॉर एक्सप्लेनेशन हम ये समझते हैं कि यहाँ पर भी Cl- और ये प्लस में टूटेगा तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, पॉजिटिव पोर्शन हो जाके ये रिंग पे अटैक करेगा ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो इस केस में एल्काइलेशन हुआ, एल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन है। इस केस में एसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन, इसलिए एसाइलेशन। दोनों में ऑर्थो पैरा बनेगा और पैरा दोनों में ही मेजर होगा। ठीक है, अब यही जो रिएक्शंस जो हैं इनमें आप कंपाउंड्स का नाम बदल बदल के बहुत सारी रिएक्शंस फ्रेम कर सकते हो। ये तो एग्जाम्पल्स हो गई, मतलब बुक की रिएक्शंस हो गई। इसके अलावा बहुत सारी रिएक्शंस आप बना सकते हो। ठीक है, जो कि अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे उसमें। अभी आते हैं एग्जाम्पल 10.9, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है बोर्ड में। ऑल्दो क्लोरीन इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप yet it is orthopara directing in electrophilic aromatic substitution reaction. Why? This is the question जो अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि क्लोरीन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने का मतलब क्या हुआ कि ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो ये -I इफेक्ट रखेगा। तो जब ये -I इफेक्ट रखने वाला ग्रुप है तो ये कैसे ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग हो गया, कैसे इसने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म किया और आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थोपैरा पोजीशन पे लगा दिया। तो जब इस पूरे के पूरे इसको पढ़ोगे आप एग्जाम्पल को, तो आपको मैं इसका पूरा जस्ट बताता हूँ इसमें क्या लिखा है, आप लोग खुद पढ़ के समझ जाएंगे कि जब कोई इलेक्ट्रोफाइल मान लेते हैं इस ऑर्थो पोजीशन पे इस इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा, और डबल बॉन्ड जिस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट करेगी मतलब डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जहाँ शिफ्ट करेगी इलेक्ट्रोफाइल वहीं जाके जुड़ जाएगा इस तरीके से। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन पे ऑर्थो कार्बन पे शिफ्ट हुई है तो यहाँ पर देखो प्लस साइन आ गया। ठीक है,
ये कैसे आया आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बॉन्ड पेयर ऑर्थो पोजीशन पे शिफ्ट हुआ है। तो ये प्लस साइन यहाँ पर आ गया, और इस प्लस साइन की वजह से अगर हम ये कह रहे हैं कि ये जो क्लोरीन यहाँ पे लगा हुआ है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये माइनस आई इफेक्ट रख रहा है, तो आपको ऐसा कुछ लगता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस पोजीशन से विड्रॉ कर पाएगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही नहीं। प्लस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इलेक्ट्रॉनिकली ये लेस डेंस हो गया, ठीक है। तो ये माइनस आई इफेक्ट तो रखता है नो डाउट, लेकिन ये जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ करने की कोशिश करता है इस रिंग से, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस कार्बन के पास लीस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने की कोशिश करता है, और इसी वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या कर रहा है, इस पूरे के पूरे रिंग को डीस्टेबलाइज कर देता है। तो इट डीस्टेबलाइजेज द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। तो ये एक पहला पॉइंट हुआ जो इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से समझाया जा रहा है। दूसरा इफेक्ट क्या है कि एट द सेम टाइम हम ये भी कह रहे हैं कि ये प्लस आर इफेक्ट रख रहा है। देखो इस स्ट्रक्चर में आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जब प्लस साइन आया, तो जब प्लस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये दे देगा इस कार्बन सीएल बॉन्ड को, तो ये इसको स्टेबल करेगा। तो प्लस आर इफेक्ट ने इस रिंग को स्टेबलाइज किया, और माइनस आई इफेक्ट ने इसको डीस्टेबलाइज किया, ठीक है। समझ में आया दोनों का यहाँ पे इम्पैक्ट क्या है। तो ओवरऑल हम ये कहते हैं कि माइनस आई इफेक्ट जो है ये रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम कर रहा है, मतलब इसकी रिएक्टिविटी को रिड्यूस करने का काम कर रहा है, जबकि प्लस आर इफेक्ट जो है ये एक ओरिएंटेशन का काम कर रहा है कि जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को आप अटैक कराओगे तो वो ओरिएंट कर देगा कि इसको कहाँ लगना है, ऑर्थो पे लगना है कि मेटा पे लगना है कि पैरा पे लगना है। तो माइनस आई इफेक्ट इज़ ओनली फॉर डीएक्टिवेटिंग दैट हेलोएरीन या बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करने का काम करेगा, और जो हमारा प्लस आर इफेक्ट है वो उसको ओरिएंटेशन का, इस रिएक्शन में ओरिएंटेशन का काम करेगा। ये पूरा का पूरा इसमें डिस्कशन ऐसा लिखा है, आप यहाँ पे एक बार देख लेना। देखो ये लिखा है, रिएक्टिविटी इज दस कंट्रोल्ड बाय स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट एंड ओरिएंटेशन इज कंट्रोल्ड बाय द रेजोनेंस इफेक्ट। मतलब दोनों ही इफेक्ट लगेंगे, पर दोनों इफेक्ट का अपना अपना काम है। इंडक्टिव इफेक्ट ने क्या किया कि इसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर दिया, और जबकि हम बात करते हैं प्लस आर इफेक्ट का, तो प्लस आर इफेक्ट ने क्या किया, ओरिएंटेशन पे काम किया। मतलब जो ग्रुप आके लगेगा वो ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे लगेगा। अब इसकी भी तीसरी रिएक्शन, क्योंकि तीनों रिएक्शन हमने हेलोएल्केन्स में ही पढ़ी थी, जिसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 पढ़ा था। देन उसके बाद हमने एक उसमें एलिमिनेशन पढ़ा था, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं सकता है इन दैट केस हेलोएल्केन्स में। और फिर लास्ट में हमने तीसरी रिएक्शन पढ़ी थी, रिएक्शन विद मेटल्स। तो यहाँ पर भी तीसरी जो रिएक्शन है हेलोएरियंस की, वो रिएक्शन विद मेटल्स हैं। तो वहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट थी, और यहाँ पर हमने वुड्स की रिएक्शन का इस्तेमाल किया, वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में हम सेम एल्किल ग्रुप को सोडियम से रिएक्शन कराते थे, ठीक है। तो इस कंडीशन पे RR बनता था, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एरिल हैलाइड से कर रहे हैं। दिस इज एरिल हैलाइड, दिस इज एल्किल हैलाइड। जब इसको आप सोडियम से रिएक्शन करते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वाई ड्राई ईथर इज रिक्वायर्ड। मैंने आपको समझाया था कि ड्राई ईथर क्या करता है, कंडीशन को एनहाइड्रस करता है। रिएक्शन कंडीशन को एनहाइड्रस क्यों करता है, क्योंकि सोडियम है। अगर सोडियम को वाटर वेपर मिलेगा या वाटर का कंटेंट मिलेगा तो इमीडिएटली सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन कर लेगा, तो हमारी रिएक्शन यहाँ पर हो ही नहीं पाएगी। इसलिए ड्राई ईथर को हम यहाँ पे लगाते हैं कि कंडीशन एनहाइड्रस हो जाए, जिसकी वजह से यहाँ पर दोनों NaX इस तरीके से निकल जाएंगे, ठीक है, और बेंजीन रिंग R के साथ जुड़ जाएगी। इट इज़ एल्किल एरिल, ये प्रोडक्ट है एल्किल एरिल। मान लेते हैं यहाँ मिथाइल होता है तो मिथाइल बेंजीन हो जाता है इस तरीके से। एंड दिस रिएक्शन इज टर्म्ड एज वुड्स फिटिंग। तो वुड्स कब लगती थी, जब दोनों ही कंपाउंड सेम एल्किल हैलाइड के थे, ठीक है। तो अब अगर एक एल्किल हैलाइड है और एक एरिल हैलाइड है तो ये वुड्स फिटिग है, और दोनों एरिल हैलाइड है तो ये फिटिग है। तो तीन रिएक्शन हो गई, वुड्स रिएक्शन, देन वुड्स फिटिग एंड फिटिग। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, तीनों रिएक्शन का रिएक्शन करने का तरीका एक ही है, बस डिफरेंस क्या है, आप रिएक्टेंट कौन कौन से रख रहे हैं। अगर दोनों ही एल्किल हैलाइड्स हैं सेम वो भी एक और क्वेश्चन किसी ने शायद नीलाब ने या किसी ने पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे व्हाट्सएप पे पूछा था, किसी बच्चे ने पूछा था, जिसका भी नाम मैं भूल रहा हूँ। उसने पूछा था कि सर दोनों अगर डिफरेंट एल्किल हैलाइड होगा तो क्या होगा। तो ये क्लास 11th का क्वेश्चन था, वहाँ पर भी ये हमने पढ़ा था, क्योंकि वुड्स रिएक्शन क्लास 11th में भी थी। और ये कहा गया था कि अगर दो डिफरेंट एल्किल हैलाइड की आप रिएक्शन करते हो तो उस केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। एक RR मिल सकता है, एक R' मिल सकता है, और तीसरा मिलेगा RR'। तो ये मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा। यू कैन नॉट सेपरेट दीज मिक्सचर्स, क्योंकि ये सब एक ही बिहेवियर रखेंगे, क्योंकि सारे के सारे नॉर्मल हाइड्रोकार्बन है। एंड यू कैन नॉट सेपरेट इट बाई एनी सिंपल फिजिकल सेपरेशन मैथड, ठीक है, किसी मैथड से आप इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। इसलिए वुड्स रिएक्शन जब भी होगी वो एक ही एल्किल हैलाइड से ही होगी, उसी के दो मॉलिक्यूल होने चाहिए।
फिटिक रिएक्शन जब भी होगी वो एक ही मॉलिक्यूल की एरिल हैलाइड से होगी। दो अलग अलग एरिल हैलाइड ले लोगे तो यहाँ पर भी ऐसी सिचुएशन बनेगी जो हमने यहाँ बताई आपको, ठीक है। तो वुड्स फिटिक एंड फिटिक रिएक्शन ये हो गई। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे जो रिएक्शन लिखी इनको तो आप लिखेंगे ही कॉपी में, ठीक है, लेकिन इसके अलावा अपने मन से भी बहुत सारे रिएक्शन आप कर सकते हो। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ओनली लुकिंग एट द स्क्रीन और लुकिंग एट योर बुक आप समझो कि हमने पढ़ लिया, हमें आ गया, हम आसानी से रिएक्शन लिख लेंगे, तो ऐसा गलतफहमी अपने मन में मत पालना। इट नीड्स प्रैक्टिस। पेन और पेपर से ही जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये रिएक्शन आपको दिखने में सब आसान लगती हैं। जब मैं भी क्लास 12th में था तो ये बेंजीन रिंग बनाना क्या है, 6 ही लाइन तो खींचनी है, लेकिन जब उसमें रिएक्शन में आपको अलग अलग जगह पे फंक्शनल ग्रुप लगाने होते थे तो मेरे भी हवाइयाँ उड़ जाती थी एग्ज़ाम में। हम हमेशा लगभग रिएक्शन गलत करके आते थे क्योंकि हमने प्रैक्टिस ही नहीं की लिख के। मैं भी ऐसे लेट के पढ़ना, बैठ के पढ़ना, क्योंकि हॉस्टल में था तो मम्मी पापा थे नहीं डांटने फटकारने वाले, जैसे मन वैसे पढ़ रहे थे, तो खाली रीडिंग करते थे, लिखते उखते थे नहीं ज़्यादा, तो दिक्कत आती थी। तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि ज़रूरी है आप पेन पेपर से लिखिए। अगर आप सिर्फ स्क्रीन देखते रहोगे या वीडियोज़ देखते रहोगे तो समझ में तो आएगा, पर आप इसको कॉपी में नहीं लिख पाओगे, इसका ध्यान रखना। अब फटाफट इंटेक्स क्वेश्चन देख लेते हैं। इन 10.7 विच एल्किल हैलाइड। अच्छा, अभी तक कोई कन्फ्यूजन इस पूरे डिस्कशन में तो पूछ लो, अदरवाइज मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊँ, किसी कोई कन्फ्यूजन हो तो। नो सर। ठीक है, गुड। तो विच एल्किल हैलाइड फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स वुड यू एक्सपेक्ट टू रिएक्ट मोर रैपिडली बाय SN2 मैकेनिज्म, एक्सप्लेन योर आंसर। तो चलो मैं जिसका नाम लूँगा वो बताएगा। हाँ बताओ रिया, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा रिएक्टिव होगा अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म? फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट है, ये ए कह लो, इसको बी कह लो, कौन ज़्यादा रिएक्टिव है? सेकंड वाला। कौन सा? सेकंड कह रही है सर। सेकंड। कोमल तुम बताओ। सर फर्स्ट वाला होगा। फर्स्ट वाला होगा, ठीक है। और कौन है? दिव्य तुम बताओ, ए और बी? सर सेकंड वाला। ठीक है। मुस्कान तुम बताओ बेटा। सर फर्स्ट वाला होगा सर, उसके। चलो ठीक है, अब तुम्हारा मौका खत्म। लॉक हो गया आंसर। बताओ मुस्कान तुम बताओ। मुस्कान भी नहीं है क्या क्लास में? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसका आंसर होगा ए। ए क्यों होगा इसका आंसर? क्योंकि SN2 मैकेनिज्म है, और SN2 मैकेनिज्म में मैंने आपको ट्रेंड क्या बताया था कि 1 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 2 डिग्री इज़ ग्रेटर देन 3 डिग्री का ट्रेंड है, और इसके अगर मिथाइल है तो मिथाइल सबसे आगे होगा, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ध्यान रखो स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर काम करता है, किसमें? SN2 में, ठीक है। और SN1 में उल्टा ट्रेंड हो जाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन लास्ट में मिथाइल आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट बनता है, वो क्या है? कार्बोकैटायन। और जो कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये 1 डिग्री का है पहला वाला, क्योंकि यहाँ पे ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा है वो एक ही कार्बन से सेटिस्फाई कर रहा है अपनी वैलेंसी। यहाँ पर देखो ये 2 डिग्री का कार्बन है, जिस कार्बन के साथ Br जुड़ा हुआ है, हमेशा ध्यान रखो, इसीलिए आपके बुक में देखो कलरफुल किए हुए फंक्शनल ग्रुप को। और आपने फंक्शनल ग्रुप की क्लास 10 से डेफिनेशन पढ़ी है कि फंक्शनल ग्रुप वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो किसी भी कंपाउंड की रिएक्टिव साइट को डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ पे, वो किस जगह से वो रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो इसी इसका मतलब है कि यही कार्बन होगा, ये दिस कार्बन इन दिस कंपाउंड एंड दिस कार्बन इन फर्स्ट कंपाउंड, ये रिएक्टिव सेंटर है। तो ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो 1 डिग्री ज़्यादा रिएक्टिव होगा। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये ए ज़्यादा रिएक्टिव है या बी ज़्यादा रिएक्टिव है। दिव्य, कौन ज़्यादा रिएक्टिव? वेरी गुड, ए ज़्यादा रिएक्टिव होगा। नाउ थर्ड में भी आपको देखो, अब थर्ड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये दोनों ही 1 डिग्री के क्वेश्चंस हैं, कंपाउंड्स हैं, है ना, है कि नहीं है? तो ए वाला होगा इसमें। ए वाला सर होगा। इसमें से स्टेरिक हिंड्रेंस देखेंगे। चलो अच्छा, अभी कौन बताएगा? सृष्टि बेटा तुम बताओ, हम पहले वाले को ज़्यादा रिएक्टिव बोलेंगे या दूसरे वाले को ज़्यादा रिएक्टिव बोलेंगे? तो पहले वाले को भी। हाँ, क्यों? क्योंकि CH3 ग्रुप, हाँ सर CH3 ग्रुप दूर है यहाँ पे, ठीक जिसकी है, वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो ठीक, जाएगा वेरी और गुड, जो वेरी गुड। अटैक होगा वो इजी हो जाएगा। ठीक है, और बी वाले केस में वो पास में है, जिसकी हाँ वजह से अटैक मुश्किल हो जाएगा, ज्यादा ठीक उसको है, गुड स्टेरिक गुड। हिंड्रेंस हाँ, वेरी स्ट्राइक हिंड्रेंस इज सिंपल रीजन, दोनों ही 1 डिग्री हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको ब्रांच देखना होता है कि ब्रांच कहाँ है, करीब में है या दूर है। तो इस पहले वाले केस में ये ब्रांच जो है वो 3rd कार्बन पे है,
ठीक है, और सेकंड वाले में सेकंड कार्बन पे है, तो ये सेकंड का मतलब है कि इट इज़ नियर टू दिस कार्बन, जो कि जहाँ पर आपको सब्स्टिट्यूशन करना है, तो इसकी वजह से ये हिंड्रेंस ज़्यादा पैदा करेगा। जबकि इस केस में क्या हो रहा है कि ये दूर चला गया है तो हिंड्रेंस कम पैदा करेगा। तो यहाँ पे ब्रांच का भी ध्यान रखना है, यानी स्टेरिक हिंड्रेंस का ध्यान रखना है। और इसका अगर मान लेते हैं SN1 होता तो जस्ट अपोजिट कर लेते आप। देन 10.8 SN1 के हिसाब से आपको अरेंज करना है, तो ये भी कर लोगे सर ए होंगे दोनों हाँ, के। इसमें भी A रिएक्टिव ज़्यादा होगा क्योंकि ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, और इस केस में ये 2 डिग्री है और ये 1 वो डिग्री 1 डिग्री है। है। ठीक है, इस तरीके से। नाउ आइडेंटिफाई ABCDE R एंड R डैश। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि शायद इस बार या इससे पिछली बार आया था एग्जाम में। सर वो AMG भी आर हो जाएगा उधर। हाँ ठीक है, गुड, लेकिन और आपको सर पूरा लिखना water पड़ेगा, add ठीक है। करना। जैसे RMGX है, यस सर तो R क्या होगा इसमें? सर वो रिंग होगी सर। रिंग होगी, देन MG, देन BR, दिस इज A। और सर डी के बाद अल्कोहल बन जाएगा दिव्य सर। बेटा म्यूट करो जरा, दिव्य सर आपकी आवाज दो बार आ रही वो है। म्यूट दिव्य म्यूट कर देगा तो नहीं आएगी। ठीक है, अभी नहीं आ रही ना, अभी तो इको नहीं हो रही। नो सर। नहीं हो रही है। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे ऐसे जब भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो देखो बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। इसमें बिल्कुल दिमाग ज़्यादा खपाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करो, सीधे सीधे रिएक्शन में फोकस करो कि ये क्या करेगा रिएक्शन। आपको पता है कि A हमारा RMGX हो जाएगा क्योंकि ये ग्रिग्नार्ड रीजन की रिएक्शन है, तो R का पता लगा लीजिए आप, क्या होगा R, ये हो जाएगा। ठीक है, देन वाटर लगाया गया, तो वाटर लगाने से क्या होगा, ये RH हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सीधे सीधे साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। देन RBR प्लस MG, ये C का पता लगाना है, तो अगेन ये RMGBR बनेगा। ये एक पहले रिएक्शन हो चुकी है, इसको भूल जाओ, अब इसकी बात हम इसका R नहीं लेंगे। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब RMGBR पे जब ये हैवी वाटर है, H2O एंड D2O में क्या डिफरेंस है, सिर्फ प्रोटियम है यहाँ ड्यूटीरियम है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आपने पढ़ा है कि आइसोटोप्स जो जितने भी होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, पर केमिकल प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट नहीं होती है। यानी जिस तरह से ये वाटर रिएक्शन कर रहा था, सिमिलरली ये हैवी वाटर भी रिएक्शन करेगा, मतलब ये क्या बनाएगा, RD बनाएगा। RD। ठीक है, गुड, समझ में आ गया। तो अब आपको देखो R मिला कि नहीं मिला, R क्या है, दिस इज R। ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था ये R, ये R समझ में आया आपको, ये R हो गया, यानी कि CH3 CH CH3 डैश, दिस इज R। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब बात करते हैं नीचे थर्ड रिएक्शन की, R डैश X जब सोडियम से यानी वुड्स रिएक्शन है, तो यानी ये वुड्स रिएक्शन से क्या बनता है, R डैश, तो इसको बीच से काट दो, तो इतना हिस्सा हो गया R डैश की, नहीं हुआ तो R डैश भी मिल गया आपको, CH3C CH3 डैश, दिस इज R डैश। ठीक है, अब इस R डैश मिल चुका है तो इधर D निकाल लो, इधर E निकाल लो, बस सिंपल हो गया। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग और इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। सर डी जो होगा वो R-MgX हाँ, होगा। R-MG, तो इसी में MGBR लगा लो, ये आपका D हो गया। और E निकालना होगा तो इसको हटा के यहाँ सीधे H लगा देना, E हो जाएगा। ठीक है, R-H, ये सर ना। तो मुझे लगता है चैप्टर फिनिश हो गया, क्योंकि हाँ ये हमारे सिलेबस से ओमिट हो चुका, ये है नहीं पूरी हेडिंग। पॉलीहेलोजन कंपाउंड हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, इसलिए उस पर दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्वेश्चन आंसर्स देख लो, क्योंकि NCERT ही आपके लिए वरदान है, इसका ध्यान रखो, इसको बिल्कुल भी आप स्किप नहीं करिएगा, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा, किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर जितने भी आएंगे वो सब NCERT से आएंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस बार आपको 2 नई चीज़ें दिखाई पड़ रही होंगी, एक केस स्टडी दिखाई पड़ रही है जो सैम्पल पेपर आया है, यस सर, है ना। तो सर हर सब्जेक्ट में केस स्टडी आ गई अब। हाँ ठीक है, तो केस स्टडी में क्या है कि एक पूरा पैराग्राफ देगा, इट मे बी जस्ट क्वेश्चन उसके अंदर से पूछा भी जाए, जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होता था, लगभग कुछ वैसा ही, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ा है तो कर ले जाएंगे, लेकिन अगर आप ये सोचो कि हम इंग्लिश में जैसे खाली पैराग्राफ पढ़ते हैं, पैराग्राफ से आंसर निकाल लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। पैराग्राफ तो सिर्फ आपको एक कह सकते हो कि कोरिलेट करने के लिए दिया गया है कि ये क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि आंसर आपको वहीं से मिल जाए। तो केस स्टडी में जनरली होता ये है कि एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ से बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो बेस्ड मतलब उसके अंदर से आंसर नहीं मिलेगा, मे बी मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे हमने SN1 SN2 के बारे में कुछ डिस्कशन कर लिया उस पैराग्राफ में, और SN1 SN2 की से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए,
तो ये होता है केस स्टडी कि आप एक केस की स्टडी करोगे, उसके बाद फिर उसका पता लगाओगे। अच्छा, अब इनमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं, आप में से जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता एक बार आप पूछ लो, जिससे कि सारे क्वेश्चन तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि इतना टाइम है नहीं हम लोग के पास, हफ्ते में 2 क्लास होती है। सर 10.11 का 7th पार्ट बता दीजिए। अच्छा, 10.11 यस सर। ठीक है। तो 10 अच्छा, बाकी सारे क्वेश्चंस तो हो जाएंगे ना, क्वेश्चंस पढ़ लेना बेटा, और नहीं आएगा तो ज़रूर पूछना। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? डिहाइड्रोहेलोजनेशन वाला, एल्कीन बनाना है इसमें, कर लोगे? बोलो, डिहाइड्रोहेलोजनेशन करने वाला क्वेश्चन हो जाएगा सभी से? सर हो जाएगा। चलो ठीक है, मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे लिखा है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर बना के तो वो देगा नहीं, ऐसे नाम लिख के ही देगा। तो ये 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन तो बना दिया मैंने रिंग, और इसमें 1 ब्रोमो एंड 1 मिथाइल, यानी कि ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसमें से आपको HBr निकालना है और हैलाइड बनाना है। तो HBr निकालने के लिए क्या होता है, वो बीटा एलिमिनेशन होता है, याद आ रहा है बीटा एलिमिनेशन? तो ये कार्बन कौन सा है, ये दिस इज अल्फा और बीटा, दिस कार्बन जहां मैं ऐसे पेन चला रहा हूं अभी, ये कार्बन अल्फा है या बीटा है? बोलो, ये कार्बन जहां से Br जुड़ा हुआ है ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, और इसके एडजेसेंट वाला बीटा होता है। तो नाउ इन दिस पोजीशन 3 बीटा पोजीशंस हैं। एक तो बीटा पोजीशन ये हो गई है ना, और एक बीटा पोजीशन ये हो गई, और दूसरी ये हो गई, तीसरी सॉरी। तो ये दोनों मैंने बीटा डैश क्यों लिखे और इसको बीटा क्यों लिखा? सर अल्फा। नहीं, अल्फा तो यहाँ है, दिस इज अल्फा, लेकिन इससे जितने भी कार्बन जुड़े हैं वो सब बीटा हैं, पर मैंने यहाँ बीटा लिखा इस कार्बन पे, पर इन दोनों कार्बन पे मैंने बीटा डैश लिखा। ऐसा क्यों? सर वो 1 डिग्री और ये 2 डिग्री। चलो ठीक है, डिग्री तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक है। बीटा, ये बीटा क्यों है? क्योंकि जितने भी कार्बन होते हैं, अगर जैसे ये दोनों बीटा डैश इसलिए क्योंकि दोनों का इन्वायरमेंट सेम है, इसका और इसका इन्वायरमेंट, मतलब इससे जो भी ग्रुप अटैच है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी इधर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, तो ये दोनों बीटा डैश हो सकते हैं। पर ये बीटा डैश नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कार्बन इन दोनों कार्बन से डिफरेंट है, क्योंकि इसके इन्वायरमेंट में तीनों का हाइड्रोजन है। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों किया गया? तो अगर इन्वायरमेंट सेम होता है तो हम उसको सेम नोटेशन दे सकते हैं, अगर इन्वायरमेंट डिफरेंट है तो हम उसको अलग नोटेशन देंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 बेसिक बीटा पोजीशन है, एक ये वाला बीटा कार्बन और ईदर ऑफ दीज 2, दोनों में से कहीं से भी आप HBr निकाल दो। अगर मैं पहले इनके बीच में से निकालता हूँ, Br यहाँ से और H यहाँ से, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा CH2। थोड़ी सी पेन हिल गई इसलिए मैं साइड में चला गया, डबल बॉन्ड ध्यान रखना आप लोग बीच में बनाना। तो CH2 यहाँ आ गया, ठीक है। लेकिन अगर Br यहाँ से और H इस कार्बन से मैं हटाता हूँ, यहाँ पे हटाता हूँ, तो डबल बॉन्ड इनके बीच में आएगा, एल्किन बनता है ना, याद है कि नहीं याद है? यस सर। तो CH2, इस तरीके से ये एल्किन बनेगा। और अगर आपने बीटा यहाँ वाला हाइड्रोजन हटाया तो डबल बॉन्ड इस साइड आ जाएगा, तो वो दोनों सेम होगा, इसलिए मैंने उसको दोबारा नहीं बनाया, ठीक है। तो ये 2 प्रोडक्ट मिले आपको। अब ये बताना है कि कौन सा मेजर है। सर एल्कीन वाला जो रिंग में है, ए या बी? बोलो, विच वन इज मेजर? सब बी वाला। बी। अच्छा, और कोई बोलेगा? विकास तुम बताओ, ए मेजर है या बी मेजर है? कौन सा एल्किन मेजर है? सर बी होना चाहिए। अच्छा, तो फिर ऋषभ तुम बताओ। म्यूट कर दिएगा बेटा आप लोग बोलने के बाद, वरना मेरी आवाज इको यस होने सर। लगती है। आप बताइए, ए मेजर होगा बी मेजर होगा? सर ए होगा। ए होगा। कैसे ए होगा? सर ए तो करेक्ट है, ए इज करेक्ट, ए ही मेजर होगा, पर क्यों? यस सर। सर क्योंकि जब सर हम उसका वो बनाएंगे हम्म आ, जैसे इंटरमीडिएट। सर, हाँ सर, नंबर ऑफ
जो मैं नाम लिख रहा हूँ ये आपने पढ़ा है? यस Yes, सर, sir. वो सेट सब्स्टिट्यूट Yes, बोल sir. रही हूँ। सेट जे फुल क्लियर नहीं बताया था दिख ना रहा मैंने। सर। सेट जे हाँ फुल, पूरा दिस इज सेट जे फुल। रोज यहाँ पे ज्यादा। हाँ ठीक है, अंशिका बताओ क्या है सेट जे फुल? अंशिका नहीं है क्या क्लास में? चलो सौम्या तुम बताओ। सौम्या अवस्थी नहीं आता है तो कोई बात नहीं, मना कर दो कम से। ज्यादा वो हाँ हाँ, आगे बोलो, आवाज़ ही नहीं आई। सर मैं बताता हूँ। हाँ बताओ बेटा, तुम ही बताओ। सर ये हो जाता है कि सर जो डबल बॉन्ड होते हैं वो मतलब किसी एलिमिनेशन में सर ज्यादा सब्स्टिट्यूट होते हैं। ठीक है, मतलब जो डबली बॉन्डेड कार्बन है जिन उनके पास जितने ज़्यादा सर अल्फा सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन से रिलेटेड होता है सर, जिसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे डबल बॉन्ड के बगल वाले में सर वो ज्यादा स्टेबल होता है। अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा स्टेबल कैसे हो सर जाएंगे? डबल अगर बॉन्ड जो होगा उसके मतलब आसपास। एल्किल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा होना चाहिए, आसपास नहीं, मतलब उस पर्टिकुलर कार्बन पे। हाँ ये जैसे ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है ना, ये 2 कार्बन है, तो इनसे कितने सब्स्टिट्यूटेड एल्किल ग्रुप हैं? एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ इधर से, और एक तीसरा इधर से हुआ, तो 3 सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं इसमें। अगर जैसे विकास तुम अल्फा जो बोल रहे हो, अल्फा का हाइड्रोजन कम होना चाहिए, तभी तो कार्बन के नंबर बढ़ेंगे। ठीक है, और इस डबल बॉन्ड पे देखो, ये एक कार्बन है, तो यहाँ पर इधर से एक कार्बन मिला, मतलब एल्किल ग्रुप मिला, इधर से एल्किल ग्रुप मिला, और इस तरफ एक भी नहीं है, तो टोटल इस कंपाउंड में सिर्फ 2 ही सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं डबली बॉन्डेड कार्बन पे, और इस कंपाउंड में 3 सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं, इसलिए ये हमारा मेजर हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, तो दिस इज एलिमिनेशन, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेट-जेफ रूल। ठीक है, अब वो क्वेश्चन जो तुम लोग पूछ रहे थे, कौन पूछ रहा था? क्योंकि मुझे दिख कौन? सृष्टि। 10.11 का कौन सा पार्ट तुमने पूछा है? 11th, ब्रोमोमिथिन टू प्रोपोन। ये 7th वाला ना? ठीक है, Yes, sir. तो एक्चुअली ये कन्वर्जन से क्वेश्चन है। कन्वर्जन तो आप सब जान ही रहे हो, कन्वर्जन का मतलब एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। क्या करना है? ब्रोमोमीथेन को प्रोपेनोन बनाना है। ठीक है, तो हमेशा जब भी कोई कंपाउंड का कन्वर्जन करना हो तो सबसे पहली चीज़ है कि आप दोनों कंपाउंड के स्ट्रक्चर लिख लो। ब्रोमोमीथेन हो गया, दिस इज ब्रोमोमीथेन, और दूसरा कंपाउंड जो बनाना है आपको वो है प्रोपेनोन, दिस इज प्रोपेनोन। ठीक है, अब होता क्या है कि जब कन्वर्जन को हम पढ़ते हैं तो कन्वर्जन सिर्फ एक ही रिएक्शन से या जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसी की रिएक्शन को आप इस्तेमाल करोगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, हम किसी और रिएक्शन का इसमें इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये एल्डिहाइड की रिएक्शन, इसमें एल्डिहाइड की हम कुछ रिएक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप इस कंपाउंड को देखो और इस रिएक्टेंट को देखो, तो रिएक्टेंट में आपको एक चीज़ कॉमन मिल रही है, दिस मिथाइल ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप कॉमन मिल रही है, मतलब आप इस मिथाइल ग्रुप का इस्तेमाल तो करोगे ही करोगे। और मिथाइल ग्रुप का इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज़रूरी है हम इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करें इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, मतलब हम क्या बना लें इसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लें, MgCH3 MgBr। ठीक है, अब क्या करना है कि ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसलिए मैंने बोला कि ये एल्डिहाइड की रिएक्शन है, क्योंकि अगर आपने इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन एल्डिहाइड से करा दी, एल्डिहाइड की रिएक्शन, तो एल्डिहाइड ये क्या होता है? ये माइनस और ये प्लस। पहले पूरी रिएक्शन को समझिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा तो अपने आप आंसर निकाल लोगे। होता क्या है कि जब ग्रिग्नार्ड रिएक्शन करने जा रहा होता है रिएजेंट, तो ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होता है। जब ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव पोर्शन हुआ, और जब ये जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ये ऑक्सीजन। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ शिफ्ट करेगी? ऑक्सीजन पे, यानी ये माइनस हुआ, ये प्लस हुआ। बार बार बोलता हूँ एक बात कि हमेशा ध्यान रखो, ये माइनस और प्लस सिर्फ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ये 100% प्लस और माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं। ठीक है, ध्यान रखना है इसका, ये सिर्फ समझने के लिए है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट कर गई। तो जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ शिफ्ट करेगी तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट हुआ कि नहीं हुआ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ घट गई, इमीडिएटली ये CH3 इसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, जैसे ये CH3 इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बना लेगा CH3 CHO माइनस CH3, और यहाँ लग जाएगा MgBr। ठीक है, एंड लास्ट में इसको आप जब हाइड्रोलाइज कर दोगे तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा H प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अभी एक और स्टेप है, सॉरी, ये तो अभी अल्कोहल बना। कौन अपना म्यूट करो बेटा, बहुत आवाज़ मेरी इको हो रही है।
एक स्टेप इसमें रह गया, CH3 CHOH CH3, ठीक है, ये हो गया आपका अल्कोहल। अब इसमें से अगर आप H2 निकाल दो, यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, तो बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, यानी कि एक तरह की ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन करना है आपको। ऑक्सीडेशन करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना पड़ेगा। जैसे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाओगे तो ये दोनों H2 या डिहाइड्रोजनेशन कह सकते हो उसको, दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और डबल बॉन्ड बीच में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना पड़ता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास बहुत सारे हैं, ठीक है, K2Cr2 एसिडिफाइड K2Cr2 या KMnO4, ठीक है, या क्रोमिक ऑक्साइड। इस तरीके से कोई भी आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करोगे तो ये अल्टीमेटली अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन में, ठीक है। अगर आप भूल जा रहे हो कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना है तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा के O भी लिख दोगे, तो ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। अभी समझ में आया सृष्टि? पहले क्या करा हमने, पहले हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, क्योंकि हम एक कार्बन से 3 कार्बन नहीं बना सकते, 1 से 2 बना सकते हो, हम वुल्स रिएक्शन कर देंगे, 1 से 2 हो सकता है, डबल हो जाएगा, लेकिन 1 से 3 नहीं हो सकता है। 1 से 3 होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोई एक रिएजेंट लगाना पड़ेगा जो आपको सप्लाई दे कम कार्बन की। तो हमने यहाँ पर इसको ले लिया, इथेनॉल को ले लिया, फिर इथेनॉल के ऊपर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक कराया, तो इसने ये सेकेंडरी नेचर का अल्कोहल बना लिया। अब हमने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। अब जैसे ये स्टेप मैंने जो यहाँ पे लिखा है, आप चाहो तो इसको एक साथ लिख सकते हो, ये दोनों जो ये इसके बाद हमने यहाँ मतलब जो प्रोडक्ट बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक का अल्कोहल तक का, तो इसमें 2 बार मैं लिख रहा हूँ इन चीज़ों को, आप सीधे एक ही बार रिएक्शन लिख सकते हो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाया, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, ये तो समझ ही गए होगे, मैं एक बार इसको, क्योंकि आपको जब कॉपी में करना होगा एग्ज़ाम में तो आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे स्टेप नहीं लिखना है, सीधे आप यहाँ पे लिखोगे। इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आप करेंगे CH3 CHO के साथ, ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे वाटर। इस तरीके से करते ही ये रिएक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट बनेगा। तो पहला कंपाउंड ये था, फिर दूसरा ये बना, तीसरा ये बना, और लास्ट में प्रोडक्ट बन गया। इस तरीके से रिएक्शन करेंगे। तो ध्यान क्या रखना है कि जब भी आप कोई कन्वर्जन करोगे तो कन्वर्जन करते समय, और एक और बात ध्यान रखिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसी को फॉलो करो। इफ़ यू हैव एनी अदर मेथड, क्योंकि भाई एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो इट इज़ नॉट स्ट्रिक्टली मतलब आपको ये कहा जा रहा है कि यही मेथड फॉलो करो। कोई और मेथड अगर आप लगा सकते हो जो कि सही है तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हो, पर नंबर ऑफ स्टेप्स ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 2 या 3 स्टेप से ज़्यादा के कन्वर्जन्स नहीं होते हैं हमारे सिलेबस में, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के आपने एक चीज़ तो समझ ली होगी, जो बच्चे कर रहे हैं उनको पता है कि हमें सारे चैप्टर्स की रिएक्शन जाननी है, पर आपने देखा कि अभी तक आपने सिर्फ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन पढ़ी थी, RMGBR वाली। सर ब्यूटवानीन से ब्यूटुइन अगर बनाना है तो बहुत आसान है, वो भी हो जाएगा। ब्यूट1इन का पहले तो क्या मैंने बताया, स्ट्रक्चर बनाओ, दिस इज ब्यूट1इन, और क्या बनाना है आपको, ब्यूट2इन, यस सर, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अब देखो डबल बॉन्ड को डायरेक्टली आप यहाँ शिफ्ट नहीं कर सकते हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको मार्कोनिकॉफ रूल याद है? यस सर। क्या है मार्कोनिकॉफ रूल? जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे अटैच होता है। ठीक है, तो हमने सिंपली HBr के साथ रिएक्शन किया। जैसे HBr के साथ रिएक्शन किया तो CH3 CH2 CHBr और ये हो जाएगा CH3, ठीक है, यही तो होगा। अब क्या करना है, सीधे अल्कोहलिक KH लगा दो, ठीक है, ये अल्फा है, ये बीटा पोजीशन से 2 बीटा एंड बीटा डैश 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक तो यही बनेगा जो यहाँ बना हुआ है, और दूसरा एक और बनेगा, वो माइनर होता है। तो आपको मेजर प्रोडक्ट बनाना था तो आपने सीधे मेजर प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आपको जो यहाँ पे, जैसे क्योंकि मेरे केस में क्या था, ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर ही है, अगर यहाँ पर जो कंपाउंड होता वो माइनर होता तो उस केस में ये आपका मेथड फेल हो जाता, ठीक है। तो उस केस में हम कोई दूसरा मेथड अप्लाई करते हैं। कोई कंफ्यूजन? 12th का फर्स्ट पूछो। 12th का फर्स्ट, द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन वाला। यस सर। डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल। कुछ नहीं है इन सब क्वेश्चंस में, बस थोड़ा सा ब्रेन एक्सरसाइज है, थोड़ी सी और कुछ नहीं। एक मिनट, पेन उठाएं जरा। कह रहा है क्वेश्चन कि डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड।
तो क्लोरोबेंजीन तो आपका ये हो गया, दिस इज क्लोरोबेंजीन। और साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये हो गया। दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, बीच में यहाँ पर अल्टरनेट डबल सिंगल यानी ये एरोमेटिक है और ये एलिफेटिक है, ये डिफरेंस है। तो दोनों में अगर मैं कहूँ कि डिफरेंस कहाँ पे दिख रहा है, डिफरेंस दिख रहा है हमें इन दोनों कार्बन पे दिख रहा है। क्या डिफरेंस दिख रहा है बताओ सौम्या, दोनों कार्बन पे क्या डिफरेंस है, बोलिए बोलो, कुछ तो बोलो भाई। सर एक sp2 का दिख रहा है sp3। ठीक है, गुड। मैं जब थोड़ा सा लिखता हूँ तो तुम लोग को हिंट मिलती है। तो ये sp2 है और ये sp3 है। sp2 का मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ ज़्यादा इन कंपेरिजन टू दिस। यस सर। और डायपोल मोमेंट क्या था, डायपोल मोमेंट क्लास 11th में आपने पढ़ा है, ये म्यू से लिखा जाता है एंड इट अराइजेज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दीज टू एटम्स, जो एक बॉन्ड बनाने में हेल्पफुल है, जो एक बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो इस यहाँ इन दोनों में क्लोरीन तो दोनों में कॉमन है, डिफरेंस कहाँ पे, कार्बन पे। अगर इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो डिक्रीज हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इस CCl बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इज लेसर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ दिस CCl बॉन्ड बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इसकी वजह से इसका जो डाइपोल मोमेंट है क्लोरोबेंजीन का वो घट जाएगा इन कंपेरिजन टू साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड। द रीजन इज ओनली sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो वेन एवर यू जस्ट ड्रॉ द स्ट्रक्चर आपको अपने आप स्ट्राइक करेगा कि यार कुछ तो डिफरेंस है इसमें, और क्या डिफरेंस है, हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस है, ऑब्वियसली हाइब्रिडाइजेशन मे बी द रीजन। तो इस तरह से हमने इसका पता लगा लिया। और कुछ सर 19 का 13th पार्ट। 19th क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट पेज पे है क्या, अच्छा ये है। तो 19th क्वेश्चन का विच पार्ट, कौन सा, 13th मतलब ये 2 क्लोरो प्रोपेन, दिस वन, यस सर। 2 क्लोरो प्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल। तो प्रोपेन मीन्स 3 कार्बन 2 क्लोरो मतलब सेकेंड पोजिशन पे, तो ये हो गया CH, ये हो जाएगा CH3। दिस इज द 2 क्लोरो प्रोपेन एंड बनाना है आपको 1 प्रोपेन। क्या है इसके अंदर, 2 स्टेप की रिएक्शन है। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, एल्कोहलिक KOH लगाओगे, तो एल्कोहलिक KOH लगाते ही क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगली स्टेप में आप क्या करोगे, HBr लगाओगे और इन प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। क्यों मैंने परऑक्साइड बोला कि अगर मैं HBr लगाता सिंपली तो अगेन यही वाला प्रोडक्ट बन जाता है सेकंड पोजीशन पे। हमें कहाँ लगाना है, एल्कोहलिक ग्रुप फर्स्ट पोजीशन पे लगाना है। फर्स्ट पोजीशन पे लगाने का मतलब ये है फर्स्ट पोजीशन, और ये फर्स्ट पोजीशन का मतलब है जो भी आप एडिशन करोगे, अगर मैं सिंपली मैं चाहता तो यहाँ वाटर भी ऐड कर सकता था, वाटर ऐड करने से ये कंपाउंड बनता, पर OH कहाँ लग जाता, सेकेंड पोजीशन पे, समझ रहे हो ना, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल से जुड़ता। लेकिन हमें उसका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन करना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल सिर्फ और सिर्फ HBr पर ही लगता है, ठीक है। इसलिए आप HBr लगा के पहले इसको CH3 CH2 CH2Br बनाओगे एंड एट लास्ट एक्वस KOH लगा दोगे, तो यहाँ से Br हट जाएगा, OH लग जाएगा। क्लियर हुआ कि फिर से बताऊं? सो ये पहले क्लिक नहीं करता कि क्या करें, तो इसलिए वो जानते हो कब आएगा, जब 2-4 बार ये क्वेश्चंस लगा लोगे तो अपने आप समझ में आने लगेगा कि अच्छा ये करना है। फिर ये मैं कुछ 1-2 चैप्टर और पढ़ा लूँ, फिर एक लिस्ट दे दूंगा पूरी सारे रिएजेंट्स की, कौन सा रिएजेंट क्या करता है। जैसे अभी आपने बहुत सारे रिएजेंट्स पढ़ लिए इस चैप्टर में, जैसे 3 रिएजेंट तो अभी आप 2 तो यहीं देख रहे हो, एक एल्कोहलिक KOH देख रहे हो और एक्वस KOH देख रहे हो, ठीक है। उसके अलावा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इससे पहले मैंने बताया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बॉन्ड यहाँ से टूटेगा -N+ से, तो यहाँ पे एल्किल ग्रुप एज एनायन निकलेगा। देन उसके अलावा रिएक्शंस आपने देखा मार्कोनिकॉफ रूल की का यूज़ किया है और सैडजेफ रूल का यूज़ किया है। तो इसी तरह से हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ नए नए रिएक्शंस, नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ते जाओगे, फिर अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कब क्या चीज़ लगानी है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस से कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आसानी से आपको चीज़ें समझ में आएगी। चलो ठीक है, मैं क्लास ओवर करता हूँ, 1 घंटे की क्लास हो गई लगभग। किसी कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज मैं क्लास ओवर करना चाहता हूँ। 19 का जो लास्ट वाला है एनालाइन टू फिनाइलाइन, हाँ, एनिलीन सिर्फ फिनाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा, तो स्क्रीन प्रेजेंट करना पड़ेगा, एक मिनट रुको।
बता रहे हैं, 1 मिनट रुको। एनिलीन तो जानते ही हो क्या है, बेंजीन रिंग विद NH2, दिस इज एनिलीन, ये कॉमन नेम है। अमीनो बेंजीन का कॉमन नेम है, ठीक है, एनिलीन। लिखा है फेनिल आइसोसाइनाइड, NC। अगर CN होता तो साइनाइड होता है, क्या लिखा है, आइसोसाइनाइड, मतलब NC, ठीक है। अब इसके लिए आपको, क्योंकि ये एमीन्स चैप्टर जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे, लेकिन आप क्वेश्चन है तो करना तो पड़ेगा ही हमें। हम क्या करते हैं, जब भी एनिलीन के क्वेश्चंस आते हैं तो हम इसमें सैंडमेयर रिएक्शन लगाते हैं। हम HNO2 यानी कि हम इसको डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो डायजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने का मतलब यहाँ आएगा N2 प्लस एंड Cl माइनस, एंड उसके बाद फिर हम यहाँ पर इसकी रिएक्शन, इसको हम किसी मतलब, क्योंकि डायरेक्ट NC ग्रुप तो आप डायरेक्ट लगा नहीं सकते हो, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन करेगा ही नहीं, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन करने के लिए इसमें रिंग से आपको हटानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम AgCN को लगा देते हैं। AgCN और KCN की रिएक्शन आपको याद हो, मैंने न्यूक्लियोफिलिक सेपरेशन रिएक्शन पढ़ाते समय बताया था कि KCN लगता है तो साइनाइड बनता है और AgCN लगता है तो आइसोसाइनाइड बनता है। तो यहाँ पे आप AgCN से रिएक्शन करोगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी ध्यान रखो NH2 वाला ग्रुप आता है तो पहला तो हमारा डायजोनियम सॉल्ट ही बनेगा। डायजोनियम सॉल्ट बनने के बाद AgCN से रिएक्शन कर दोगे तो यहाँ से N2 गैस निकल जाएगी और ये AgCl बना लेगा और ये N के लोन पेयर से अटैक करके साइनाइड, आइसोसाइनाइड बना लेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ साइनाइड मतलब CN लगाना होता तो क्या करते, KCN लगाते, ठीक है, या CuCN लगा देते। ये सब आएगा हम जब डायजोनियम सॉल्ट पढ़ेंगे ना अमीन्स चैप्टर में, तो वहाँ पर आएगा। और कुछ पूछना है किसी को? ठीक है, तो क्लास ओवर करो फिर, 1 बाय 1 क्लास लीव करिए, मैं भी निकलूँ फिर।